सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज को आगे बढ़ाते हुए आपका पॉइंट चल रहा था पराग कण की संरचना। कल के पिछले लेक्चर में पराग कण की संरचना चल रही थी, जो टेक्निकल मिस्टेक के कारण कंप्लीट नहीं हो पाई। आज उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। कल आपको मैंने बताया था कि पराग कण जो होता है वो एक गोल संरचना होती है और इसके अंदर एक स्पष्ट केंद्रक होता है। साथ ही ये बताया था कि पराग कण के केंद्रक और कोशिका द्रव्य के चारों ओर एक द्विस्तरीय आवरण पाया जाता है। द्विस्तरीय आवरण में आपको बाहरी आवरण को बाह्य चोल, जिसे एक्जाइन कहते हैं, और अंदर वाला जो आवरण है जिसे अंतःचोल या इंटाइन कहते हैं। ये दो आवरण पाए जाते हैं, एक बाह्य चोल होता है, एक अंतःचोल होता है। यह भी बताया था कि जो बाह्य चोल होता है वो असतत पाया जाता है, कहीं कहीं पर अनुपस्थित होता है, और अनुपस्थित होने के कारण यहां पर छिद्रनुमा संरचना बनती है, जिनकी संख्या एक भी हो सकती है तो तीन भी हो सकती है। इन छिद्रों को कहते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र। प्रिय छात्रों, जो बाह्य चोल होता है यह अलग आकृति में पाया जाता है। इसकी आकृति कांटेनुमा भी हो सकती है, जालिकानुमा भी हो सकती है, अनियमित आकृति होती है, जबकि अंतःचोल एक पतली झिल्ली के रूप में पाया जाता है। बात ही चल रही है कि जो बाह्य चोल और अंतःचोल होता है ये किसके द्वारा बनता है। बात यह आती है, तो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट आता है बाह्य चोल। देखिए, बाह्य चोल सबसे बाहरी आवरण होता है। पहली बात, बाह्य चोल होता है ये सबसे बाहरी आवरण होता है। दूसरी है, ये जो आवरण है ये किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। यहां पर ध्यान देने की मेन बात है कि बाह्य चोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। कई बार पूछ लेता है कि पराग कण का बाह्य चोल किसका बना होता है? किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। इस स्पोरोपोलेनिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? इस स्पोरोपोलेनिन का निर्माण टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? टेपिटम के द्वारा। इसका निर्माण टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये जो टेपिटम होता है, यह टेपिटम पराग कण को प्रतिरोधी बनाता है। प्रतिरोधी का मतलब यह होता है कि पराग कण को प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब यह होता है जब वातावरण में टेम्परेचर बढ़ जाए, नमी कम हो जाए, ऐसी स्थिति में पराग कण को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है? स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है
जो किसी भी भौतिक और जैविक पदार्थ से विघटित नहीं होता है, अर्थात ये नष्ट नहीं होता है। ये ना तो किसी एंजाइम से विघटित होता, ना ताप से विकसित होता, किसी भी अमल के द्वारा विघटित नहीं होता, यानी टूटता नहीं है, इतना कठोर होता है जो पराग कण को लंबे समय तक क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। तो आपको बात याद रखनी है कि स्पोरोपोलिन का निर्माण किससे होगा, टेपिटम से होगा। इसके अलावा स्पोरोपोलिन का कार्य क्या होगा, स्पोरोपोलिन का कार्य है परागकण को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। फिर दूसरा पॉइंट आता है अंतःचोल। दूसरा आता है अंतःचोल। ये अंतःचोल होता है, ये परागकण की आंतरिक परत होती है और ये परत समान मोटाई की होती है, यानी कहीं भी अनुपस्थित नहीं होती, एक जैसी पतली झिल्ली के रूप में पाई जाती है। ये जो अंतःचोल होता है, ये अंतःचोल किसका बना होता है, ये बना होता है सेल्यूलोज और पैक्टिन। ये बना होता है सेल्यूलोज व पैक्टिन, इन दो पदार्थों का बना होता है क्या, अंतःचोल। तो सीधा सा प्रश्न है, बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलिन का और अंतःचोल बना होता है सेल्यूलोज और पैक्टिन का। ये जो अंतःचोल होता है, ये ही अंकुरण के समय पराग नलिका बनाता है। जब पराग कण का अंकुरण होता है उस समय पराग नलिका इसी अंतःचोल के द्वारा बनती है। आपको मैंने बताया ये दोनों स्तर कंप्लीट हो गए। इसके अलावा मैंने बताया था कि पराग कण में जनन छिद्र पाए जाते हैं। अंकुरण के समय जब पराग कण वातावरण से नमी अवशोषित कर लेता है, उसके बाद उसका अंकुरण होता है। अंकुरण के समय अंतःचोल नामक जो आवरण है, जो झिल्ली है, वो एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है। उस नलिका को कहते हैं पराग नलिका। और पराग नलिका बाहर कौन से छिद्र के द्वारा निकलती है, उस छिद्र को कहते हैं जनन छिद्र। अर्थात जनन छिद्र के द्वारा अंकुरण के समय पराग नलिका बाहर निकलती है। देखिए, जनन छिद्रों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती। कुछ जाति के परागकण में जनन छिद्रों की संख्या 1 होती है, तो कुछ पादपों में जनन छिद्रों की संख्या 3 भी हो सकती है। क्लियर? यहां तक आपको मेन बात याद रखने की यह है कि परागकण के चारों तरफ कौन कौन से आवरण हैं। तो 2 आवरण हैं, एक बाह्य चोल है, एक अंतःचोल है। आपको याद रखना यह है कि बाह्य चोल किसका बना होता है और अंतःचोल किसका बना होता है। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। इसी के साथ ही आपको पता है कि जिन पौधों में कीटों के द्वारा परागण होता है, जिन्हें कीट परागित पुष्प कहते हैं, यानी ऐसे पुष्प जिनमें परागण क्रिया कीटों के द्वारा होती है, उन पादपों के पराग कणों में, जिन पौधों में कीटों के द्वारा परागण क्रिया होती है, उन पौधों के पराग कणों की सतह पर, पराग कणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है। एक तेलीय परत पाई जाती है और इस तेलीय परत को क्या कहते हैं, पोलन किट। इस तेलीय परत को क्या कहा जाता है, पोलन किट। क्लियर? किससे कहते हैं पोलन किट? ध्यान रखना, एक पोलेनियम और बताया था मैंने। पोलेनियम और परागपिंड एक शब्द मैंने पीछे बताया था आपको, वो अलग चीज है। पोलेनियम पराग कणों के समूह या गुच्छे को कहते हैं पोलेनियम, जबकि यह है पराग किट। यह सभी पराग कणों में नहीं पाया जाता, बल्कि जिन पौधों में कीटों के द्वारा परागण क्रिया होती है, उन पौधों के पराग कणों की सतह के ऊपर, सतह के चारों ओर एक तेल की परत पाई जाती है, उस परत को कहते हैं पोलन किट। और इस पोलन किट के कारण ही परागकण का विशेष रंग होता है। परागकण का क्या होता है, विशेष रंग। और इसी परत के कारण परागकण चिपचिपे होते हैं
और इसी पोलन किट के कारण, इसी परत के कारण विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। तो मैंने क्या बताया, परागकण का विशेष रंग, परागकण का रंग, परागकण चिपचिपा क्यों होता है और परागकण में विशेष प्रकार की गंध किस कारण से आती है, ये तीनों जो कार्य हैं वो किसके कारण से होते हैं, पोलन किट के कारण। पोलन किट का मतलब ये है कि उस तेल की परत के कारण उसका रंग होगा, वो चिपचिपाहट होगा और विशेष प्रकार की गंध होगी। और आपको यह भी पता है कि इस पोलन किट का निर्माण करने वाले, पोलन किट का निर्माण करने वाले पदार्थ का स्त्रावण, यानी पोलन किट का निर्माण करने वाले पदार्थ का निर्माण या पदार्थ का स्त्रावण टेपिटम कोशिकाओं से होता है। टेपिटम कोशिकाओं से होता है। आपको यह भी पता है टेपिटम क्या है, ये मैंने आपको पीछे बता चुका था मैं। टेपिटम क्या होता है, देखिए टेपिटम लघु बीजाणुधानी भित्ति की सबसे आंतरिक परत होती है। इन टेपिटम की कोशिकाओं से एक तेलीय पदार्थ का निर्माण होता है और वो टेपिटम की कोशिकाएं उस तेलीय पदार्थ को स्त्रावित करती हैं और वो तेलीय पदार्थ फिर पोलन किट के रूप में परागकण की सतह पर जम जाता है। अब बात आती है पोलन किट का कार्य क्या है, इस पोलन किट का काम क्या है। तो यहां पर आ जाता है पोलन किट का कार्य। ये देखा गया है कि पोलन किट के कारण ही, आपको यह भी बताया मैंने कि पोलन किट केवल कीटों से परागण होने वाले पौधों में पाया जाता है। तो यह पोलन किट होता है, यह परागण के लिए, पौधों में परागण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करता है। कीटों को आकर्षित करना पहला कार्य है। परागण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित कौन करता है, पोलन किट। दूसरा कार्य यह है, आपको पता है कि कीट परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाता है। तो कीट उस परागकण को कैसे पहुंचाएगा, क्योंकि परागकण की सतह कैसी है, चिपचिपी है और चिपचिपी होने के कारण से वो परागकण कीट के शरीर की सतह से चिपक जाता है। जैसे ही कीट दूसरे पौधे के ऊपर जाके बैठता है तो उसके शरीर की सतह पर उपस्थित परागकण भी उस पौधे तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि चिपचिपे परागकण को दूसरे पौधे तक पहुंचाना, यह दूसरा कार्य हो गया। और एक तीसरा कार्य होता है जिसे अपन पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया कहते हैं। तीसरा है पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के दौरान वर्तिकाग्र को पहचानना। अब ये क्या चीज है, ये पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया क्या चीज है। ये बोर्ड की एग्जाम में इस पॉइंट के नाम से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। सीधा प्रश्न बनता है पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया किसे कहते हैं, और 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये क्या है, देखिए परागण के समय परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, वर्तिकाग्र पे जाकर के अंकुरित होता है। आपको यह भी पता है कि
समान जाति का पराग कण ही अपनी जाति के सतह पर अंकुरित होता है, दूसरी जाति का पराग कण अंकुरित नहीं हो पाता है। तो प्रिय छात्रों, उस वर्तिकाग्र को कैसे पता चलता है कि आने वाला पराग कण मेरी जाति का है या दूसरी जाति का? तो अंकुरण से पहले यह डिसाइड होता है, यह निश्चित किया जाता है कि आने वाला पराग कण मेरी जाति का है या दूसरी जाति का। इस प्रकार की जो क्रिया चलती है उस क्रिया को कहते हैं पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। सीधी सी बात यह है कि वर्तिकाग्र पर जो पराग कण आता है उसकी पहचान की जाती है कि वो अपनी जाति का है या दूसरी जाति का। ये कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? पोलन किट के द्वारा किया जाता है। प्रिय छात्रों, आपको पता है कि जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, टेपिटम की जो कोशिका होती हैं, उन कोशिकाओं द्वारा, जब टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं द्वारा विशेष प्रोटीन स्त्रावित की जाती है, विशेष प्रोटीन स्त्रावित की जाती है। और स्त्रावित होने वाले जो प्रोटीन होती है ये बाह्य चोल में जो गुहिकाएं होती हैं, जो खाली जगह होती है, उस बाह्य चोल की खाली गुहा के अंदर यह प्रोटीन संचित हो जाती है। लेकिन जब परागकण का अंकुरण होता है, परागकण जब अंकुरित होता है उस समय बाह्य चोल में उपस्थित प्रोटीन बाहर आ जाती है, बाहर निकल आती है। और ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन कई बार मानव में एलर्जी व जवर उत्पन्न करती है। अर्थात बाह्य चोल में उपस्थित प्रोटीन मानव में जवर उत्पन्न कर देती है, बुखार उत्पन्न कर देती है और कई प्रकार के एलर्जी भी उत्पन्न करती है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन पराग कणों की पहचान करती है, पराग कणों की पहचान करती है। क्लियर? इसके अलावा पीछे एक बात में थोड़ा स्लिप हो गया दिमाग से। आपको मैंने बताया था कि जो पोलन किट होता है, ये पोलन किट पराग कणों को पराबैंगनी विकिरणों से भी बचाता है। यानी सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी विकिरणें होती हैं, उन विकिरणों से भी पराग कणों को बचाता है कौन? पोलन किट। इस प्रकार से पराग कण की संरचना कंप्लीट होती है। और नया पॉइंट चलता है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। प्रिय छात्रों, आपको बताया था मैंने, नर युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है वो लघु बीजाणु या पराग कण होती है। यानी लघु बीजाणु या पराग कण ही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ये जो पराग कण होता है, इसका जीव द्रव्य सघन होता है और केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। जीव द्रव्य कैसा होगा? सघन होगा और केंद्रक क्या दिखाई देगा? स्पष्ट दिखाई देता है। आपको यह भी पता है कि लघु बीजाणु होता है या पराग कण होता है, इसमें कुछ क्रिया परागण से पहले होती हैं
और कुछ क्रिया परागण के बाद होती है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये जैसे मान लीजिए ये परागकण है, ये इसका केंद्रक है और ये इसका कोशिका द्रव्य है। आपको यह भी पता है कि प्रारंभ में लघु बीजाणु 4-4 के समूह में पाए जाते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। जब इनका परिवर्धन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद चतुष्क से चारों लघु बीजाणु पृथक हो जाते हैं, जिन्हें परागकण कहते हैं। अलग होने के बाद परागकण की मोटाई या आकार लगातार बढ़ता जाता है और परागकण का आकार हो जाता है गोल। गोल आकार होने के साथ ही इसके आकार में वृद्धि होने के साथ ही इसमें रिक्तिकाएं बनना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, ये जो परागकण है, इस परागकण के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। इसका जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन होने के कारण इसका आकार भी बढ़ता जाएगा, 2 केंद्रक बन जाते हैं और ये रिक्तिकाएं बन जाती हैं। ये रिक्तिकाएं हैं, ये इसका कोशिका द्रव्य है। इन दोनों केंद्रकों को, एक को कहते हैं कायिक केंद्रक और एक को कहते हैं जनन केंद्रक। मान लीजिए ये कायिक केंद्रक है, कायिक केंद्रक है और ये जनन केंद्रक है और ये रिक्तिकाएं हैं। ये क्या है, रिक्तिकाएं। तो इस प्रकार से परागकण में 2 केंद्रक बन जाते हैं, एक कायिक केंद्रक होता है और एक जनन केंद्रक होता है। अब उसके बाद इन दोनों के मध्य भित्ति बनना शुरू हो जाती है। भित्ति बनना शुरू होगी तो क्या होगा, देखिए ये केंद्रक है, ये रिक्तिकाएं हैं, ये केंद्रक है और ये भित्ति बनना शुरू हो जाती है। आपको ये भी पता है, इसमें देखा होगा एक साइड में ज्यादा कोशिका द्रव्य है और एक साइड में कम कोशिका द्रव्य है, अर्थात कोशिका द्रव्य का असमान विभाजन होता है। जो बड़ी कोशिका होती है वो कहलाती है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और ये जो छोटी है वो कहलाती है जनन कोशिका। धीरे धीरे ये जो भित्ति है ये अभी तक कंप्लीट नहीं बनी, धीरे धीरे ये भित्ति पूर्ण बन जाती है और जनन कोशिका कायिक कोशिका में तैरने लगती है। क्या होता आगे, ये आपकी रिक्तिकाएं हैं, ये जनन को कायिक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है और ये कंप्लीट बन गई और ये है जनन कोशिका। तो ये जनन कोशिका हो गई, ये जनन कोशिका है और ये जनन कोशिका तैर रही है किसमें, कायिक कोशिका में, कायिक कोशिका में। आपको पता है कि एक परागकण था, परागकण में 2 कोशिका बन गई, एक कायिक कोशिका बन गई और एक जनन कोशिका बन गई। इसे कहते हैं 2 कोशिकीय अवस्था, परागकण की 2 सेल स्टेज, यानी 2 कोशिकीय अवस्था। कुछ पौधों में यह क्रिया परागण से पहले होती है और कुछ पौधों में परागण के बाद होती है। क्लियर? आपको यह भी पता होगा आगे चल करके जो जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है जिससे 2 केंद्रक बन जाते हैं। तो क्या होगा, ये हो गई जनन कोशिका और ये हो गई कायिक कोशिका। जनन कोशिका में जो केंद्रक था वो विभाजित हो गया,
जिससे दो केंद्रक बनते हैं जिनको कहते हैं नर युग्मक। नर युग्मक, ये देखिए इसे कहते हैं दो कोशिकीय अवस्था। इसे कहते हैं दो कोशिकीय अवस्था और इसे कहते हैं तीन कोशिकीय अवस्था। तीन कोशिकीय अवस्था। अधिकांश आवृतबीजीय पौधों में परागण के समय परागकण दो कोशिकीय अवस्था में होता है, लेकिन कुछ पौधों में परागकण तीन कोशिकीय अवस्था में भी पाया जाता है। जनन कोशिका का जो आकार होता है वो तर्कुरूपी होता है। क्या होता है? तर्कुरूपी। प्रिय छात्रों, आज के लेक्चर में इतना ही होगा। कल के लेक्चर में अपन देखेंगे कि काय कोशिका क्या है, जनन कोशिका क्या है। ये कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। सॉरी, थैंक यू। ओके।